नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। आयुर्वेदा यानी कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति पिछले कुछ सालों में इस सेक्टर में तेजी से ग्रोथ हुई है। FY 28 की अगर बात करें तब तक आयुर्वेद मार्केट का जो साइज़ है वो 1,20,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही साल 2025 तक अगर अभी तक आप देखें तो जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रही है यानी CAGR जो रही है वो 16% की दर से बढ़ी है, यानी कि हर साल के हिसाब से देखा जाए। ऐसे में इस सेक्टर की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है उसको समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही बजट से क्या उम्मीदें हैं इस सेक्टर को, क्योंकि मोदी सरकार का जो सबसे ज़्यादा फोकस हमने देखा है पिछले कुछ सालों में ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल्कि आयुर्वेद पे भी काफ़ी बड़ा है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोनिका बी सूद हैं जो कि इस सेक्टर से काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार में। नमस्कार। तो मैम सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा, पिछले 10 सालों में मोदी सरकार का कार्यकाल देखें तो आप आयुर्वेद सेक्टर है उसको किस तरीके से देख रहे हैं, किस नज़रिए से आप देखें, कितना आगे बढ़ा ये सेक्टर? देखिए, जैसे मैं तो आयुर्वेदा से बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ, तो अगर मैं देखूं तो मोदी सरकार ने ही इसके ऊपर काम किया है। 2014 में आयुष मंत्रालय का निर्माण हुआ और उसकी वजह से बहुत सारी दवाइयों को इम्पोर्टेंस मिला। उसके बाद बहुत सारे उपचार नए सामने आए और उसी समय नाम का घोषणा हुई, नाम नेशनल आयुष मिशन, उसकी घोषणा हुई, जिसके अंतर्गत अभी कुछ महीने पहले ये अनाउंस किया गया है कि हम लोग वैज्ञानिक तरीकों से आयुर्वेदा के साथ मिलकर, लाइक साइंटिफिक मेथड्स और आयुर्वेदा को मिलाकर हम नए उपचार निकालेंगे, नई तकनीक बनाएंगे, जिससे कि जी हमें बहुत फायदा होगा, हमारी जनता को बहुत फायदा होगा। तो मोदी सरकार ने आयुष में अपना बहुत समय दिया है, उन्होंने इस पर बजट का एलोकेशन भी अच्छा किया और मुझे लगता है कि उनकी सरकार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से जी आयुष पर फोकस कर ठीक रही है। ठीक है। अच्छा मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले हमने देखा वित्त वर्ष 2024-25 का जो अंतरिम बजट रहा उसके लिए जो एलोकेशन रही वो 3,000 करोड़ से बढ़ाकर 3,712 करोड़ रुपए की गई, यानी कि करीब करीब 23% का जंप, रियल के उससे ज़्यादा का जंप जो है राइज देखने को मिला। तो इस तरीके से बजट के नज़रिए से अगर समझा जाए तो सरकार का फोकस आयुर्वेद सेक्टर पे जो रहेगा, आपके हिसाब से क्या यहाँ पर खास आवंटन और ज़्यादा करने की ज़रूरत है? क्या नीतिगत फैसले हो सकते हैं इस बजट में? देखिए, ऐसा है कि आयुर्वेद एक 5,000 साल पुराना विज्ञान है, तो इसको प्रोत्साहन मिलना बहुत जरूरी है। तो जो बजट, जैसे कि हमारा 23.74% का जो हमें बजट का मतलब प्रोत्साहन मिला है, उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा आयुष को मिलना चाहिए। क्योंकि आयुष को अगर बजट इंक्रीज होके मिलेगा तो हमारी रिसर्च, हमारे तकनीक, हमारी दवाइयाँ और उसके अलावा जो हमारा मतलब यूनिवर्सिटीज हैं उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, फंडिंग उनको होगी, नए रिसर्चेस सामने आएंगे। इस जी समय देखिए, अभाव तो है, हमारे पास, आयुष के पास बजट का अभाव तो है। उस वजह से हम उस लेवल पे नहीं आ पा रहे हैं जहां पर इस टाइम हम एक आधुनिक और मॉडर्न मेडिसिन को देखते हैं। आज भी ठीक लोग है। MBBS डॉक्टर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए हमें ये बजट तो और मतलब बजट इंक्रीज होना चाहिए इसका। ठीक है। अच्छा मैम, टैक्स के मोर्चे पर किस तरह की राहत की आप उम्मीद जता रहे हैं यहाँ पर? देखिए, आयुर्वेदा को अगर बढ़ावा देना है और मोदी जी का भी यही सपना है कि आयुर्वेदा को प्रोत्साहन मिले और पूरे विश्व भर में इसका नाम हो, तो टैक्स में, GST में तो राहत मिलनी ही चाहिए। जितने भी हम उत्पाद करें आयुर्वेदा के, उसमें अगर GST में राहत मिलेगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा उसकी खरीद करेंगे। और हमें जो हम निर्यात करते हैं, अगर कहीं निर्यात पे भी सब्सिडी मिले तो पूरे विश्व भर में आयुर्वेद का बहुत अच्छा प्रचार होगा और बहुत सस्ते दामों पे बाहर भेजा जाएगा। और तो और इसके साथ जो इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी वो तो बढ़ेगी ही, पर साथ में हमारे देश की जो आधुनिक, जो हमारी दवाई है, जो हमारा विज्ञान है, उसका प्रचार होगा।
बिल्कुल, एक्सपोर्ट के मोर्चे पे अगर सब्सिडी दी जाए तो है वो बात यहाँ पर मोनिका जी ने की। और साथ में आपको बता दूँ कि जो जीएसटी काउंसिल के तहत जो जीएसटी के दौर में अगर कुछ भी बदलाव होते हैं तो वो जीएसटी काउंसिल के तौर पर लिए जाते हैं यहाँ पे। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताइए यहाँ पे, क्या ये आयुर्वेदिक कंपनियाँ जो एमएसएमई के तहत आती हैं यहाँ पर, इसके साथ ही पिछले कुछ समय से आयुर्वेदिक रिजॉर्ट्स और वेलनेस सेंटर्स का भी काफ़ी क्रेज़ बढ़ा है, तो ऐसे में नेचुरल ट्रीटमेंट और एमएसएमई को अगर जोड़ के देखा जाए तो किस तरीके से बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए? ये एमएसएमई और जो नेचुरल हमारे ट्रीटमेंट्स और वेलनेस सेंटर हैं, तो उनको अगर साथ जोड़ दिया जाए तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। इसमें मैं फिर से बोलूँगी कि अगर बजट एलोकेशन अच्छा हो और इसमें आसान लोन दिए जाएं, एमएसएमई में आसान इजीली लोन अप्रूव हो जाएं लोगों के, और इसमें जो इंटरेस्ट का रेट है वो कम कर दिया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्पाद करेंगे आयुर्वेदिक दवाइयों का, जिससे कि हमारा आत्मनिर्भर भारत, जिससे कि हमारा देश का विज्ञान फिर से बहुत बढ़ावे में आएगा, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल, मोदी हाँ। जी तो यही चाहते हैं कि इसका प्रचार जितना हो सके उतना करना चाहिए। तो इसलिए अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, लोन इजीली अप्रूव हो जाए, और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, जी, महिलाओं को पे फोकस किया जाए, या तो जी। उनका इंटरेस्ट माफ कर दिया जाए या उनको एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाए, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली। और ख़ासकर जहाँ पे ब्याज के बिज़नेस के लिए जब से सरकार जो है कई तरह के लोन्स देती है तो उस पे कई तरह की सुविधा प्रोवाइड करती है रिटेलर्स के लिए, तो इस तरीके के आयुर्वेदिक सेक्टर में भी इस तरह की चीज़ों को सरकार को ध्यान में लाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्या आपको लगता है कि आयुर्वेदिक सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारी, यहाँ पे जिसको पीपीपी मॉडल कहा जाता है, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? देखिए, पीपीपी मॉडल पे अगर फोकस करेंगे तो बहुत ही एक अच्छा ये सरकार का एक मतलब घोषणा होगी। इसलिए क्योंकि देखिए, पीपीपी मॉडल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो उपचार करने के तरीके और हमारा आयात निर्यात बढ़ेगा। इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर हम बाहर की यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन कर लें, जी, ठीक है, बाहर की यूनिवर्सिटी से, बाहर की इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करें, उनके यहाँ पर शिक्षक आके हमसे सीख के जाएं यहाँ से, और उसके बाद हमारा जो आयुर्वेद है वो विश्व भर में हर किसी के समझ में आए। जी, ठीक है, तो हमारे इससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट आएगा, फंडिंग आएगा। फंडिंग अगर हमारे देश में आएगा तो हमारे देश का इकॉनमी बढ़ेगा, और तो और साथ में हमारा जो निर्यात होगा उसके ऊपर भी हमारे को बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। इसलिए ये पीपीपी मॉडल तो बहुत अच्छा है, अगर इसका आयोजन हो जाए तो इससे ज्यादा बढ़िया बात बेहतर क्या नहीं हो होगा। सकती देखिए, इसका फ़ायदे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बहुत, आयुर्वेदिक सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मैम ने डॉक्टर मोनिका जी ने ये चीज़ समझाने की कोशिश करी है। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, अगर हम प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम और साथ ही जीडीपी बढ़ाने के लिए इस सेक्टर पे किस तरीके से फोकस किया जा सकता है और इसको किस तरीके से देखना चाहिए आगे के लिए, ये समझाइए मैम। ये थोड़ा सा मैं आपको विस्तार में समझाना चाहूंगी कि अगर हमें अपना पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है, हमारा इस टाइम जो जीडीपी है वो 8% है, 8.2% है। तो अगर हमें अपना पर कैपिटा बढ़ाना है तो हमारा एक ही एक क्षेत्र है जिस पे हमारी सरकार का पूरा फोकस होना चाहिए, वो है ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में को हमें अपस्केल करना है, उसको हमें सेल्फ सस्टेनेबल भी करना है। ठीक है, तो अगर ग्रामीण क्षेत्र, जिसे हम रूरल एरिया बोलते हैं, अगर वो अपने आप में सेल्फ सस्टेन हो जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज है या ग्रीन इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें हम सबसे ज्यादा वहाँ के ग्रामीण लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाए। अगर हमारी एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे आपको एक, कि अगर हम आयुर्वेदिक इंडस्ट्री ही यहाँ पर एक जी, लगाएं, आयुर्वेदिक इंडस्ट्री लगाने से एक आयुर्वेदिक एज अ ग्रीन इंडस्ट्री जिसमें आपको फुली ऑटोमेटिक मशीन्स की जरूरत नहीं है, जिससे कि जी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र का विकास भी होगा, एनवायरमेंट भी बचेगा और वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट का मौका भी मिलेगा। उसके लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है, उन लोगों के लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर उसमें काम कर सकती है। सेमी ऑटोमेटिक मशीनें और मैनुअल मशीनों से भी काम चलता है। ठीक है, तो उस हिसाब से एक तो अगर एक आयुर्वेदिक इंडस्ट्री वहां खुलेगी तो उसके साथ साथ वहां पर एक मेडिकल एक इंस्टीट्यूट का स्थापना भी हो जाएगा, क्योंकि
आयुष के अंतर्गत हमें जो टेस्ट करने होते हैं दवाइयों के, वो वहां पर डॉक्टर भी मौजूद होंगे उसके लिए, तो उनका जो जी ठीक। वो ग्रामीण लोगों को भी वहां पर वो सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसा है कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र पे और भी फोकस करेंगे, तो इसी के अंतर्गत हम उन बच्चों के, जो वहाँ के बच्चे हैं, जो वहाँ पे स्कूल नहीं है, वहां पे एजुकेशन का भी अभाव है, वो कम हो सकता है। क्योंकि जब इंडस्ट्री आएगी, और वो इंडस्ट्री जिसमें से पोल्यूशन नहीं हो रहा है, और वहां पे अनस्किल्ड लोगों को काम मिल रहा है, तो एक चीज से हमारे कितने सारे फायदे होंगे। इससे एटलीस्ट हमारा जो रूरल एरिया है, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसके पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी। जब वहां पर दवाइयां बनेंगी, तो वहां से वो एक्सपोर्ट होंगी, निर्यात होगा, हमारे देश में भी बिकेंगी। और जी हाथ से बनी हुई दवाई, जी। आयुर्वेद में हमेशा हमारे शास्त्र में लिखा है, हाथ से बनी हुई दवाई मशीन से बनी हुई दवाई से कहीं ज्यादा फायदेमंद। बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाई। और यहाँ पे तमाम व्यूअर्स को भी समझना चाहिए कि सरकार का जो इस बार का बजट का फोकस है वो ग्रामीण रूरल के ऊपर ज़्यादा रह सकता है। इस तरह की खबरें हैं, और अगर इस तरह की चीज़ें आयुर्वेद के ऊपर निकल कर आती है कि सरकार और बेहतर तरीके से और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें और फोकस करती है, बजट एलोकेशन ज़्यादा होता है, नए तरीके से टैक्स इंसेंटिव दिए जाते हैं, तो ये एक बूस्टर डोज इस सेक्टर के लिए हो सकता है। ठीक है मोनिका जी, आपके साथ बात करके, चर्चा करके काफ़ी अच्छा लगा। और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो इस सेक्टर को बारीकी से कवर करते हैं, देखते हैं और बजट से उम्मीद कर रहे हैं, तो उनके लिए ज्ञानवर्धन चीज़ें निकलकर सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये खास चर्चा सुन रहे थे आप बजट के ऊपर, कि बजट के ऊपर आयुर्वेद सेक्टर की क्या स्थिति है। अभी हमने लॉजिस्टिक आपको बताया था, और अब एक एक करके हम लोग कोशिश करेंगे जो भी बजट के ऊपर इंटरव्यूज़ होंगे या फिर बजट को लेकर क्या क्या नए फैसले हो सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको बताने की। बस आपको हर बार की तरह इतना ही करना है, हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय संविधान।